नमस्ते। हमारे नए नव वर्ष 2025 का एक जो सीरीज़ शुरू की थी चैलेंजेस ऑफ 25 आज उसको वैसे तो आज अंतिम किस्त है, ये सोचा था कि 7 दिन में अलग-अलग विशेषज्ञों से बात कर लेंगे। प्रोफ़ेसर साहब 2025 के चैलेंजेस की बात हो रही थी। मैंने प्रोफ़ेसर अरुण कुमार से भी बात की, डिफेंस वालों से बात की। मैं ज़रा आपसे एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ क्योंकि आप अ, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने देश के इतिहास को ठीक से समझा, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है कि मुझे इस पार्टी से है, उस पार्टी से है। आपका ये देश अच्छा बने। भारत के सामने आज क्या क्या चैलेंजेस हैं? मतलब 2-3 मैं हैं तो बहुत चैलेंजेस। आप जब शुरू करिए तो आपको समझ ही में नहीं आता है कहाँ से सब तो गड़बड़ है। इंस्टीट्यूशन से लेके, पॉलिटिकल सिस्टम से लेके, महँगाई, लेकिन 2, 3, 4, 5 जो प्रमुख हैं, उसपे मैं ज़रा आपका एक दृष्टिकोण चाहता हूँ कि आपके हिसाब से व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ 2025 भारत के सामने? प्रोसेसर देखिए, आनंद जी बहुत धन्यवाद आपका और आपने सही कहा कि जब आप चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें और किस तरफ जाएँ। पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो हमारे संविधान के जो तीनों मूल्य हैं, तीनों मूल्यों को है। जैसे पहले मैं इक्वालिटी की बात करूँ, तो इक्वालिटी को जो हमारी कांसेप्ट है, हमारी जो समझ है, वो धर्म, जाति, लिंग और आर्थिक कोई भी हमारा ये हो, हम सब बराबर हैं। और पिछले 10-12 साल से ये प्रक्रिया बहुत भयंकर रूप ले रही है, जहाँ हम समाज की माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनको एक कॉर्नर में, कोने में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और कोई उनको एक दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ उनकी नागरिकता के अधिकारों पर भी सवाल लग रहा है, उनकी जो आज़ादी है प्रार्थना करने की, मस्जिद में जाने की, खाने की जो भी उनकी खाने-पीने की स्वतंत्रता है, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है, इन सब पर लगातार ऐसे-ऐसे हमले हो रहे हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे बुलडोज़र पॉलिटिक्स बीच में आया था, बुलडोज़र पॉलिटिक्स और फिर गाय के नाम पर जो लिंचिंग जो प्रक्रिया और ये प्रक्रियाएँ ऐसी हैं कि ये सांप्रदायिक ताकतें इनको शुरू करती हैं, पर उनको रोक नहीं सकती या रोकना नहीं चाहती। 2 बातें में से एक है। जैसे वो कहे कोई कहेगा कि भाई गाय के नाम पर हत्या करना सही नहीं है, बोलेंगे और उसके 1 घंटे के अंदर आपको खबर आएगी कि एक मुसलमान की इसमें मौत हो गई। फिर कहेंगे कि भाई हर एक मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूँढना गलत है और फिर 15 ग्रुप चालू हो जाएँगे, अपने-अपने शहर की मस्जिद की बात करेंगे, उसके नीचे की मंदिर की बात करेंगे। तो ये एक चीज़ है जिसने अल्पसंख्यकों को डरा के रखा हुआ है और वो डराने के कारण फिर उनकी जो शिक्षा है, गेट्टोइज़ेशन मुझे तो लगता है गेट्टोइज़ेशन किसी भी सभ्य समाज का सबसे खराब द्योतक है और वो गेट्टोइज़ेशन बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है और कई चीज़ें जो हम अल्पसंख्यकों में देखते हैं, दकियानूसी चीज़ें घुस रही हैं, उसमें भी ज़्यादा दोष तो इसका है कि जो एक असुरक्षितता का वातावरण समाज में खड़ा किया जा रहा है, उससे दकियानूसी मूल्य बढ़ते हैं। वो औरतों की पोशाक के बारे में हो, उनके चाल-चलन के बारे में हो, उसमें दकियानूसी मूल्य बढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है। पिछले जी, साल भी आप देखिए तो अल्पसंख्यक क्रिश्चियंस पर भी होने वाले जो अत्याचार थे, वो पिछले साल से और डबल हो गए। तो ये जी, एक एक्सपोनेंशियल जो इंक्रीज़ है, ये मेरे ख्याल से देश की अ, ये इक्वालिटी के मूल्यों पर, समानता के मूल्यों पर बहुत बड़ा चोट जी। प्रोफ़ेसर साहब मैं एक चीज़ और इसलिए आपसे एक रिएक्शन चाहूँगा, जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो 75 साल बाद मुझे लगता है कि महिलाओं की भी को भी हम बराबरी का दर्जा चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से हमारा समाज नहीं दिया है। है। आज इस देश में कंपेयर किया जाता है कि वो सड़क प्रियंका गांधी की गाल जैसी बन जाए। दीदी ओ दीदी करके आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की हंसी उड़ाते हैं। आप कांग्रेस की अध्यक्षा को जर्सी गाय बोलते हैं। आप 50 करोड़ के मेरा कहना है ये सब आप यू कैन गेट अवे विथ इट। ये तो किसी व्यक्ति विशेष नहीं, ये पूरी समाज के प्रति आपका ये जो रवैया है और वो हम समाज का हम और आप भी इंक्लूडेड है। मैं इस पे भी एक आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि एक चैलेंज महिलाओं की बराबरी की है, सिर्फ वोट देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, ये महिलाओं की बराबरी का जो आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि जहाँ भी संकीर्णता की राजनीति बढ़ती है,
वहाँ महिलाओं को दुय्यम दर्जे के रूप में ढकेलने की प्रक्रिया मजबूत हो जाती है। और आपने ये जो भी उदाहरण दिए, इसमें आप जोड़ दीजिए कि गाँव और दूसरी जगहों पे आदिवासी, दलित महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार, और शहर में भी जो है कुछ-कुछ आजकल उल्टी घटनाएँ भी आ रही हैं, पर ज़्यादातर तो जो स्त्रियों पर पहले दहेज का बोझ था और फिर नए घर में जाकर पूरा एडजस्ट करने का बोझ था, वो तो बहुत बढ़ता जा रहा है। और उसमें मुख्य बात ये है कि कोई भी जब धर्म के नाम की राजनीति आती है, कोई भी धर्म के नाम की राजनीति आए, वो स्त्रियों को एक दुय्यम दर्जा देने का बात करती है, जिसको जर्मनी में हिटलर ने बहुत अच्छे से मतलब एक सटीक तरीके से बताया कि औरतों का काम क्या है, किचन, रसोई घर, फिर चर्च यानी प्रार्थना स्थल, और तीसरा बच्चे, किचन, चर्च एंड चिल्ड्रन, ये उसने जो बताया था। और उसमें अभी आधुनिक समय में ये ऐड हो जाता है कि आपके पास नए-नए टेक्नीक हैं और इस प्रकार की भाषा भाषा में आप आविष्कार लाते हैं। किसी के गाल की बात करते हैं, किसी के कुछ चीज़ों की बात करते हैं। जैसे आपने जर्सी गाय का भी उदाहरण दिया। ये इतना एक निकृष्ट चीज़ें हैं, और ये मुझे लगता है कि ख़ास तौर से मज़हब के नाम पे सियासत करने वाले ये इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, और उसका प्रभाव फिर एक समाज में भी होता है। तो एक बार कहीं से प्रक्रिया चालू हुई, तो समाज में भी दूसरी जगह पर ये चीज़ जाना जाना शुरू हो जाती है। जी। प्रो साहब एक चीज़ और मुझे मैं चैलेंजेस जो मैं कर रहा हूँ आपकी टिप्पणी लेता जा रहा हूँ। इंस्टीट्यूशंस भी को का कोई वापस ताकत आना इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के उसके लिए ज़रूरी है। वो शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। मैं एक टिप्पणी उस पे भी चाहूँगा। देखिए आनंद जनरली जी, जी, हाँ, आनंद जी, ऐसा है कि मैं इसमें थोड़ा-सा मैं इस बात को समझता हूँ कि सांप्रदायिक राजनीति, खास तौर से आरएसएस की जो राजनीति है, वो केवल सतही राजनीति नहीं है। वो एक बहुत अ, गड्ढा करके बीज डालने वाली प्रक्रिया है। तो मैं एक जो मैंने जिसका अवलोकन किया कि अभी जो आईएएस की परीक्षा के एकेडमीज़ होती है, वो बहुत एकेडमीज़ आरएसएस चलाती है। एक इनकी शाखाओं में जो प्रचारक तैयार होते हैं, वो जो 6-6 महीने का कोर्स करते हैं, सभी प्रचारक इनके राजनीति में नहीं आते। कोई विश्व हिंदू परिषद में जाएगा, कोई बीजेपी में जाएगा, कोई बजरंग दल में जाएगा, पर एक बड़ा तबका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, पुलिस और ये संस्थाएं जो है उसमें घुसेगा। ये एक है। और दूसरा एक सिस्टम, इसके कारण फिर सिस्टम एक ये भी होता है। तो दूसरा आप देखेंगे, एक उन्होंने वो क्या चालू किया था, पैरेलल। पैरेलल मतलब आपको डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है, तो आपको एक ही डिग्री चाहिए कि आपने हाँ खाकी चड्डी पहनी हुई है, 6 महीने का कोर्स किया हुआ है, तो आप किसी भी जगह में फिट किए जा सकते हैं। तो ये दो कारणों से मुझे लगता है कि हमारा जो प्रशासन है, इवन जुडिशरी भी से छूटी नहीं है। अब आप देखिए कि ये अभी देखिए प्रशांत किशोर जी जो हैं, ऊपर से तो बड़े ये लगते हैं, पर उनको एक दिन में बेल मिल गई। और कन्हैया कुमार के साथी उमर खालिद, उमर उमर खालिद। खालिद 5 साल से, और शर्जील इमाम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, और उनको सुनवाई नहीं होती, केस ही नहीं आता 5-5 साल तक, और ऐसे नौजवानों को जेल में सड़ाते रहते हैं। तो ये भी उसी प्रक्रिया का अंग है। जहाँ न्याय जी, व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, ईडी, इनकम टैक्स, ये तो रोज़ की बातें हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन में, पुलिस व्यवस्था में ये जो आया है, ये इसका एक बड़ा कारण और भी कारण हो सकते हैं, बड़ा कारण है कि सांप्रदायिक सोच का दूसरे लोगों में दूसरे जी, लोगों में ऐड करवाई जा रही जी, जी। मैं उस पे एक चीज़ ऐड कर दूँ प्रोफ़ेसर साहब। मुझे ऐसा है। लगता है कि जो हमारी लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है, वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि अब आम आदमी जो किसी तरफ नहीं है, उसको भी लगता है कि भाई ये तो मैनेज्ड है। मुझे लगता है वो भी एक बड़ा चैलेंज है इस देश के सामने। और अब बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है जहाँ पे अब उनके नए जो लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से 18 करोड़ लोगों को वोट उनका कंट्रोल हो रखा था। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूँ। कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, वो भी मेरे ख्याल से इसका एक एक्सटेंडेड आर्म है, बीजेपी का एक एक्सटेंडेड आर्म है। क्योंकि जब सभी लोग टीएन शेषन की बात करते हैं, टीएन शेषन तो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, जो भी उनकी विचारधारा रहा है, तो वो एक बहुत आदर्श मिला। और इसके पहले के भी बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छे आए, पर ये इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी तौर से सरेंडर कर दिया है। और जैसे वोट्स में, वोटिंग लिस्ट में से लोगों को निकालना जो सस्पेक्टेड है कि भाई ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, फिर मशीनों को मैनिपुलेट करना, और उससे भी बड़ी बात
कि मशीनों के जब अभी देखिए एक हमारी साथी तीस्ता सेतलवाड़ ने एक कमेटी को कन्वीन किया था। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी 78 सीटों पर इस प्रकार का घोटाला हुआ। तो आप कल्पना कीजिए आनंद जी कि अगर 78 सीटें बीजेपी को कम मिलती तो आज उनकी सरकार नहीं होती और जो हम मुसीबतें इतनी कह रहे हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता। अभी महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, जो वोट डाले गए और जो गिनती की है उसमें भी फर्क है। इलेक्शन कमीशन इतने घोटाले कर रहा है और वो एक पूरी उसी प्रक्रिया का भाग है कि जो देश के सामने संकट है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और जरा पूछूंगा, क्योंकि विदेश में हमारे पॉलिसी में हम लिखित में तो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट। 9 देश हमें हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अब उसमें जब मैंने कई लोगों से बात की तो कहते हैं नहीं नहीं, भूटान से हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। भूटान तो आपका एक छोटा भाई जैसा है, क्योंकि उसका यूएन में रिप्रेजेंटेशन भी यूएन में नहीं है भूटान का। लेकिन बाकी सब जगह प्रोसेस आप हमारे बहुत ही खराब रिलेशनशिप हो गई है। वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, चीन, आप जो भी, मालदीव जैसा एक देश, छोटा देश, उस मैं इस पे जरा आपके एक चाहूंगा कि ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे देश का जो जो विदेश मंत्री है, वो जैसा कहा जा रहा है कि वो ज्यादा परेशान इसलिए है कि मोदी जी को ट्रंप साहब की ओथ सेरेमनी का पास चाहिए बनिस्बत इन लोगों के साथ। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए ये विदेश नीति जो मोदी जी ने चलाई है पिछले 11-12 साल से, वो खुद ही चलाते हैं। उनके विदेश मंत्री तो मेरे ख्याल से उनके क्या रोल है कभी समझता नहीं है। हर जगह यही जाते हैं। वो चुन-चुन के देश निकालते हैं जहाँ कोई व्यापार का, उनके दोस्तों को व्यापार की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सके। तो उनका फ़ोकस अभी पड़ोसी देशों में एक एक भाई साहब का व्यापार बढ़ाना ज़्यादा है। और जो एक हमारे इसमें वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पड़ोसियों से दोस्ती रखो। और अटल जी ने एक बार बहुत अच्छा वाक्य कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। बीच में सार्क का एक्सपेरिमेंट देखिए आनंद जी, आपको याद होगा सार्क के एक्सपेरिमेंट के समय पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जो एक्सचेंज हो रहा था एजुकेशन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उसमें सभी लोग अच्छे थे। पर इनकी जो नीति है विदेश नीति, उसको ज़्यादा गाइड कर रहा है एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, दो इंडस्ट्रियलिस्ट का इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और उसके चलते किसी भी हद तक जाकर रिलेशन भी स्पॉइल करते हैं और इस तरह। जी, और मैं ये भी दर्शकों को याद दिला दूं, सार्क को डिफंक करने में हमारा एक बड़ा रोल है, क्योंकि हम कहते हैं उनका टर्न है पाकिस्तान को होस्ट करने का। हम 10-12 साल से ये जिद पकड़े हुए हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और इसलिए सार्क की मीटिंग आगे बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन वही चाइना का जब एससीओ होता है तो उसके लिए हम पाकिस्तान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जब चाइना कहता है कि नहीं एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में, तो हम वहां चले जाते हैं। मैं एक चीज पे और प्रोफेसर साहब आपका, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे हिस्सों में दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये अभी एकदम से ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में नजर आ रहा है। और इससे मुझे लगता है कि ओवरऑल ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी पे एक दिक्कत आ रही है। मैं इसको भी एक आपकी एक टिप्पणी चाहूँ। देखिए ये जो संवैधानिक पद है जिसकी आपने चर्चा की, वास्तव में तो ये इंडिपेंडेंट है। इनको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने देखा था हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी मोदी के सामने किस प्रकार से झुक झुक के नमस्ते करते हैं। या आप दूसरा देखिए केरल में या दूसरी जगहों पर जब सरकार कोई प्रस्ताव भेजती है गवर्नर के अप्रूवल के लिए, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर तुरंत हाँ या ना करें। वो उस पर बैठे रहते हैं, कोई फैसला ही नहीं लेते 3-3 4-4 साल तक। और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई ये गलत है। पर क्योंकि वो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसका उनको फल भी मिल रहा है, तो इसीलिए वो ऐसी चीज़ करते हैं जिससे स्थानीय सरकारों का काम मुश्किल हो जाए। यानी वो एक अनऑफिशियल अपोजिशन टू द रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट का काम बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं। और क्योंकि उनको पता है अब हर एक की विचारधारा होती है, पर एक संविधान की जो अपनी ड्यूटी होती है उसको एक बाईपास करना, उसको बुलाकर स्थानीय सरकारों को तकलीफ पहुंचाना, ये तो मेरे ख्याल से अक्षम्य है। और ये हमारे संविधान को कमजोर करने का, हमारे जो
भारत की लोकतंत्र की परंपरा है, उस पर एक चोट पहुँचाने का बहुत बड़ा ये जी। प्रोफेसर साहब, मैं बस एक अंतिम प्रश्न आपसे इसलिए कर लूं क्योंकि जो बात इंस्टीट्यूशंस की कही, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो स्टेट को ताकत दी गई थी, उसको कहीं ना कहीं आज की तारीख में स्टेट की दिक्कतें हैं। आप जीएसटी सारा कुछ अपने पास पैसा लाते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं टाइम से। आप जब नया डीलिमिटेशन की बात हो रही है तो उसमें इस तरह की आशंका है कि जो स्टेट ज्यादा अच्छा कर रही हैं, जो बर्थ कंट्रोल अच्छा कर रही हैं, एजुकेशन अच्छा कर रही हैं, उनको हम लोग पेनलाइज करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव कम होंगे लोकसभा में, और बाकी जो स्टेट इनडिसिप्लिन है वहां ज्यादा। मैं इस फेडरल स्ट्रक्चर पे भी, क्योंकि पूरे देश को एक साथ बांधने में कैसे कैसे होगा ये तो इनके आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर थे। उन्होंने कहा कि ये जो अभी का तरीका है गलत है और इसमें फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। यानी पूरा केंद्र शासित 4 ज़ोन बने और उसके हिसाब से प्रशासन हो। और जबकि हमारा संविधान कहता है इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में इस राज्यों को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, राज्यों की जो ओपिनियन है उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो उसके उलट, क्योंकि ये जो राजनीति है, ये काफ़ी तानाशाही के मूल्यों में भी विश्वास रखती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ 1 और 2 पीपल, यानी 1-2 लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण ये चाहती है। और जो पूरे देश में अलग-अलग आवाज़ें हैं, उससे इनको ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है। उसके बारे में ज़्यादा महत्व से कोई बात करते नहीं है। जी। मैं प्रोफेसर साहब बस खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक जगह का जिक्र, मुझे ऐसा लगता है उसको बिना किए शायद बात पूरी नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर की जब बात आती है तो एज अ राष्ट्र के रूप में हमें शर्म आती है, हम शर्मिंदा हैं, हम वी आर गिल्टी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एक समाज के रूप में हम गिल्टी हैं, और एक नागरिक के रूप में और एक इंसान के रूप में वो जो हो रहा है, मेरे ख्याल में ये सारे चैलेंजेस को आप पीछे कर दीजिए, मणिपुर को सुलझा लीजिए, क्योंकि मणिपुर में आप इंसानियत, समाज, राष्ट्र, सबको, सबकी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं इसी के साथ आपकी एक टिप्पणी मणिपुर पर लेके खत्म कर रहा एक टिप्पणी और भी मैं करूँगा इसके बाद, हूँ। मणिपुर के बाद। जी 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 मणिपुर का सवाल जो है, देखिए उसमें 300 चर्चेस को नुकसान हुआ और कुकी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मारे गए। और वहाँ का मुख्यमंत्री इस नए साल पे कहता है कि आई एम सॉरी। अब आई एम सॉरी का क्या मतलब है भाई? आप इतनी लंबे समय से सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के हैं, तो आप इसको क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे? तो उसमें लगता है कि इसके पीछे भी हो सकता है कि आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने का कोई उनका उनकी मंशा हो, क्योंकि अभी पूरी चीज़ों के गाइडेंस में ज़मीनों को हड़पना और आर्थिक रीति से गरीब लोगों को और गरीब करना, ये भी बहुत बड़ी है। और मणिपुर ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। स्त्रियों पर अत्याचार की, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की, और ये मेरे ख्याल से इतिहास में ये अपराध अक्षम्य रहेगा। जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री हर जगह घूमने जाता है जहाँ व्यापार के चांसेस ज़्यादा है, छोटे-छोटे कंट्री को ढूँढ के निकालेगा, वहाँ जाएँगे, वहाँ कुछ बिजली का प्लांट सेटअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर अपने देश के अंदर मणिपुर करीब 1.5 साल से चल रहा है, उस पर ध्यान न देना, ये कई बार लगता है डेलिबरेट, जानबूझकर। आप मणिपुर जाएँ, शांति की स्थापना के लिए कोशिश करें, तो लोग ज़रूर आपकी प्रधानमंत्री की बात को बिल्कुल सुनेंगे। तो ये बिल्कुल अक्षम्य है। अब एक और मैं टिप्पणी अपनी तरफ से करना चाहूँगा आनंद जी, अगर आप परमिट करें तो। नहीं वो नहीं, ये प्लीज प्लीज। वो ये है कि देश में अमीरी और गरीबी का बीच का जो फ़र्क है, वो बहुत भयंकर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा। जीडीपी आपकी बढ़ सकती है, पर जो समाज में उसका वितरण होता है, उसमें जिस प्रकार से आज गरीब लोगों का हाल हो रहा है, उसके बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, किसानों के बारे में, ये भी देखिए इस पे ऐसा इतनी भयंकर रूप से क्यों हो गई? 1200 के ऊपर करोड़ों पति देश से चले गए। कई बड़े उद्योगपति हज़ारों करोड़ लेकर भाग गए, और यहाँ के भी जो उद्योगपति हैं, उनकी समृद्धि में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। जबकि उसी तरफ से आप देखें तो इसका पूरा उल्टा लागू होता है। जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया था कि आज देश की जो 60% संपत्ति है,
वो 1% से कम लोगों के पास है और बॉटम के 60% लोगों की जो है वो 1-2% ही है देश का। अब बताइए हमारा संविधान कहता है कि गरीबी और अमीरी के बीच का फर्क दूर किया जाए और उसके पूरा विपरीत ये होता है और कई इसीलिए मैं कहता हूँ कम्युनलिज्म एंड कॉर्पोरेट ये साथ में चलते हैं, इनका चोली दामन का साथ है। ये हमने जर्मनी में भी देखा और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ सांप्रदायिकता बढ़ रही है और एक तरफ से कॉर्पोरेट चुने हुए कॉर्पोरेट इनकी समृद्धि में वृद्धि हो रही है। जी, मैं प्रोफेसर साहब चूंकि आपने विषय उठा दिया है तो मैं एक कमेंट के साथ खत्म करूंगा। ये जो असमानता की बात है, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपराध बोध से ग्रसित हुआ हूँ। बच्चों का रहता है इंसिस्टेंस रहता है कभी बर्थडे और इसमें हम जब रेस्टोरेंट पे जाते हैं शायद हम उतना पैसा खर्च कर देते हैं जितनी तनख्वाह हम अपने घर में काम करने वालों को नहीं देते। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वहां से बाहर निकल के मुझे एक अपराध बोध हरदम रहता है कि भाई ये कैसे कर सकते हो कि आपके यहाँ जो व्यक्ति आप मैं तो अडानी अंबानी जी की बात ही नहीं कर रहा हूं, हम और आप भी उसके कहीं ना कहीं वी ऑल फील गिल्टी शामिल अबाउट इट। तो शामिल ये देश से इतनी असमानता नहीं हो सकती, इतनी नहीं हो सकती। और यू आर इनवाइटिंग अ बिग ट्रबल। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन आप एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं जो जो कहीं ना कहीं हमारा देश क्या होगा मेरे पास उसका आंसर नहीं है। तो साहब इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बात करते रहें, अपने बस में जो है लोगों को बताते रहें, ये भी एक जरूरी पक्ष है इसका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।